जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एफिड एंड कैफिड। इस सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। ये कॉन्सेप्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर कैफ 8 एंड F8 एज वेल एज ICMA स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक है असर्शंस का, ये मैं बताने जा रहा हूं कि ये आप किन टॉपिक्स के बाद कवर कर सकते हैं। यानी अगर आप ये लेक्चर्स LMS पर देख रहे हैं, चाहे F8 के लिए या कैफ8 के लिए, तो मैं बताने जा रहा हूं कि ये आप कॉन्सेप्ट कब कवर कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन का कॉन्सेप्ट आप आइजा 500 के बाद भी कवर कर सकते हैं। पहला, आप ये ऑडिट रिस्क का प्रैक्टिकल पार्ट कवर करने के बाद भी कवर कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? और आप ये कॉन्सेप्ट जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल कवर करने के बाद और सब्सटेंटिव स्टार्ट करने से पहले भी कवर कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं हजरत, हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस, जिसको मैं अपनी क्लासेस में नॉर्मली कवर कराता हूं ऑडिट रिस्क प्रैक्टिकल पार्ट कवर कराने के बाद। हाउएवर, हम इसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बाद भी कवर कर सकते हैं। हम इसको ऑडिट रिस्क प्रैक्टिकल पार्ट, एक थ्योरेटिकल पार्ट था, एक प्रैक्टिकल पार्ट था, प्रैक्टिकल पार्ट के बाद भी कवर कर सकते हैं। और हम इसको आइजा 500 के बाद भी कवर कर सकते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस कवर करने के बाद आइडियली जो है वो स्टार्ट होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं जी। बट बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले मैं एक इसका क्विक आपको देता हूं ओवरव्यू कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है। तो वी हैव टू गो बैक टू आइजा 500 जो हम पहले कवर कर चुके, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस। रिपीट करें, एविडेंस हासिल करने के दो मेथड्स, TOC, सब्सटेंटिव करने का तरीके कॉमन, कायरो 8 बातें, 8 प्रोसीजर्स। कायरो का है, ऑडिट टेस्ट का है, ऑडिट वर्क का है, ऑडिट प्रोग्राम का है, ऑडिट प्रोसीजर का है। एक बात है, रिपीट कर रहा हूं, कायरो का है, कायरो तो शॉर्टकट है, कायरो का है, प्रोसीजर का है, ऑडिट टेस्ट, ऑडिट वर्क, ऑडिट प्रोग्राम, ये एक बात है। 8 प्रोसीजर्स हैं। कन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। जब एक ऑडिटर ये कायरो कर रहा होगा, रिपीट करें, जब एक ऑडिटर कायरो कर रहा होगा तो कुछ हो रहा होगा। वो जो हो रहा होगा दैट विल बी वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। जब एक ऑडिटर P&L बैलेंस शीट वेरीफाई कर रहा होगा तो वो वेरीफाई कर रहा है असर्शंस। और जब वो ये असर्शन वेरीफाई कर रहा होगा तो बेसिकली वो कर क्या रहा होगा। अच्छा, अब ये जुमला सुन के बच्चा हो गया कंफ्यूज। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। रिपीट करते हैं स्लोली। एविडेंस हासिल करने के 2 मेथड्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। TOC कुछ और है, सब्सटेंटिव कुछ और है। इनको करने के तरीके कॉमन, कायरो। जब हम कायरो कर रहे होंगे तो वी विल बी बेसिकली वेरीफाइंग असर्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। देयर आर 12 असर्शंस। जब हमने आइजा 500 पढ़ा था तो मैंने बताया था सब्सटेंटिव के अंदर 2 चीजें, AP और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। याद आ रहा होगा आपको? मैंने कहा था AP और टेस्ट ऑफ डिटेल। और जब मैंने TOD कहा था तो मैंने कहा था इसका एक और नाम है टेस्टिंग एट द असर्शन लेवल। जहां मैंने कहा था कि टेस्टिंग एट द असर्शन लेवल का मतलब है P&L की बातें, बैलेंस शीट की बातें या P&D की बातें। कहो टेस्टिंग एट द असर्शन लेवल, कहो असर्शन लेवल। बाय असर्शन लेवल वी मीन P&L आइटम्स, बैलेंस शीट आइटम्स, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर आइटम्स। तो आज हम उसको एज ए सेपरेट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं सिर्फ यहां पर एक बात फॉर योर नॉलेज बता दूं कि आज से कुछ अरसा पहले जो है वी हैड 13 असर्शंस। हाउ मेनी असर्शंस? 13। P&L की 5 थी, बैलेंस शीट की 4 थी और P&D की 4 थी। कितने हो गए? 5 4 9 9 4 13 असर्शंस थी। इसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। यू मे स्किप दिस, यू मे नॉट रिवाइज दिस अगेन फॉर योर एग्जाम फॉर बोथ F8 और कैफ8। अब जो हमारे पास है वो हमारे पास है 12 असर्शंस। कितनी असर्शन है? 12 असर्शन। एक तो ये बात है, टू कवर 12 असर्शंस, 6 P&L, 6 बैलेंस शीट, 6 P&L, 6 बैलेंस शीट, 6
6 P&L की असर्शंस और 6 बैलेंस शीट की असर्शंस। ठीक है जी हजरत हम कवर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। अब मैं इस लेक्चर को करता हूं आसान और आप फोकस करेंगे जी, फिर मैं बताऊंगा एग्जाम में सवाल कैसे आता है। वो एक अलग 15 मिनट का इसी लेक्चर का पार्ट है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जहां से तुम सबकी बेस बन जाएगी कि सब्सटेंटिव का सवाल कैसे बनेगा, एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड कॉन्सेप्चुअली मेंटली टू गो फॉर सब्सटेंटिव। ठीक है जी। बाहर जो मेरी ऑडी खड़ी हुई है 8 ब्लैक कलर की, नंबर है SK007, अगर आपने जाके देखी हो तो मैंने कहा जी जाके चेक करे वेरीफाई करने। एक ने कहा सर आप ऐसी बोंगी मार रहे, कोई ऑडी छोटी नहीं, बाहर तो चिंची खड़ा हुआ है। ठीक है जी, सफेद चिंची खड़ी हुई बात। ठीक है जी। ये फैजान भाई बाहर गए, कह रहे यार मैं बाहर गया, बाहर तो वाकई में ऑडी खड़ी हुई 8 ब्लैक कलर की चमचमाती हुई ग्लास कोटिंग के साथ। ओए 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 ओए। ठीक है जी, सुन लो, बर्दाश्त कर लो, भारी बड़ा बर्दाश्त कर लो उसको। ये जो बाहर गए, सुन लें आप, ये जो बाहर गए और गाड़ी देख के आए, ये जो जाकर गाड़ी इंस्पेक्ट की, आपने गाड़ी वेरीफाई की कि हाँ भाई गाड़ी है, ये एक प्रोसीजर था। नाम है इसका इंस्पेक्शन ऑफ एसेट। और इसने आके राजू को बताया कि राजू गाड़ी वाकई में फिजिकली एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है जब तुमने प्रोसीजर किया तो एक रेलेवेंट असर्शन वेरीफाई हुई, नाम है उसका एग्जिस्टेंस। अनस ने कहा भाई ये झूठ बोल रहा है, इसकी ऑडी नहीं है, भाड़े पे लेके आया भैया, रेंटा कार की गाड़ी है, भरम करा रहा है, तू उसको बोल कि हमें कागजात दिखाए। ठीक है जी। ये मेरे पास है कि सर रिस्पेक्टफुल सर कैन यू प्लीज गो एंड सी द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कार। मैंने कहा शो व्हाई नॉट। मैंने उसको गाड़ी की चाबी दी, ये जाकर ढूंढ रहे चाबी का। मैंने कहा भाई ऑडी है, चाबी नहीं लगेगी, कीलेस एंट्री है यार। ठीक है बहरहाल, अब ये गाड़ी में बैठे 10 मिनट तक इसकी स्मेल करते रहे। ऑडी 8 ब्रांड न्यू, उसकी अपनी खुशबू है भाई। ठीक है जी। अब ये ढूंढ रहे कि डैशबोर्ड का वो कंसोल का है, वो हिडन था जरा, उसका बटन था वो ऑटोमेटिक खुला, अंदर गाड़ी की बुकलेट रखी हुई थी। जब इसने गाड़ी की बुकलेट देखी तो अंदर लिखा हुआ शफकत जब्बार। देखा, दिल में कह रहा देखा ये गाड़ी एसके की नहीं है, फिजिकल तो है लेकिन ये गाड़ी का ओनर नहीं है। ये जो जाकर आपने कागजात देखे, रिपीट, ये जो हमने गाड़ी के कागजात देखे, ये जो हमने कागज देखा है, इट्स अ प्रोसीजर। इससे वेरीफाई हुआ राइट कि क्या इस गाड़ी पर सर साजिद का वाकई में राइट है कि नहीं, क्या ये वाकई में इसके ओनर हैं या नहीं। 2 बातें कर दी, दोनों जाके दिल पे लगी ठा करके कि जब प्रोसीजर करते हैं तो क्या वेरीफाई होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैडम कह रही है हमने इस महीने 1.5 लाख रुपए की सेल की, ये कह रहा है मैं नहीं मानता। मैडम ने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, ये देखें डॉक्यूमेंट्स, ये देखें इनवॉइस, ये देखें गेट पास, ये देखें डीएन, ये देखें कस्टमर के एग्रीमेंट। अच्छा बस रुलाओगी क्या, सारे कागज देख लिए। इसका मतलब है कागज जो देखे वो क्या था, हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, फिजिकल भी और ऑनलाइन भी। कागज देखा तो क्या किया, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, और ये वेरीफाई हो गया कि ये सेल, रिपीट करो, ये सेल वाकई में अकर हुई। मैं बड़े प्यार से आपको सब्सटेंटिव और असर्शन की ट्रेन में चढ़ा रहा हूं, बड़े प्यार से, और आप एक एक करके बैठे हैं। एक का शायद रह जाएगा स्टेशन के ऊपर, कोशिश है कि सारे ही बैठ जाए। ठीक है जी। भारत राजू पहली ट्रेन में बैठे हुए थे। कहो डेटर्स, अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं मिसाल के तौर पे सीमिस पाकिस्तान का, उनकी बुक्स में आ रहे हैं डेटर्स, इनसे कंपनी ने पैसा लेना है। डेटर्स का मतलब है राइट टू रिसीव, इनसे हमें पैसा लेना है। ठीक है जी। हमने इन डेटर्स को भेजी कंफर्मेशन, और हमने सारे सपोर्टिंग एविडेंस वेरीफाई कर ली कि ये डेटर्स, सीमेंस जो अपनी बुक्स में डेटर्स दिखा रही है ये वाकई में हैं, और ये डेटर्स फेक नहीं है, बोगस नहीं है, जेन्युइन है, और ये डेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। जो हमने कंफर्मेशन भेजी, प्रोसीजर, जो हमने कागज देखे, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, जिससे वेरीफाई हुआ कि ये डेटर्स वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। मैं क्या लॉजिक देना चाह रहा हूं, मैं लॉजिक देना चाह रहा हूं कि जब आप कोई प्रोसीजर करेंगे
तो इट विल बी वेरीफाइंग रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। आप कहें पीएनएल की 6 असर्शंस, बैलेंस शीट की 6 असर्शंस, पीएनएल की 6 असर्शंस, बैलेंस शीट की 6 असर्शंस। आए जरा क्विकली असर्शन को देखते हैं और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं एंड विल मूव फॉरवर्ड। बुकलेट का पेज नंबर 4, ये अगर आपके पास हैंडआउट है, अगर आप सिर्फ असर्शन की हेडिंग पढ़ते हैं, शाबाश। स्टार्टिंग फ्रॉम ए, असर्शन अबाउट A, assertion about classes of transaction. कहें क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बोले तो पीएनएल के आइटम्स, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बोले तो इट मींस वी आर वेरीफाइंग आइटम्स ऑफ हेड्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोले तो पीएनएल के आइटम। आप पढ़ो। Assertion about classes of transactions, events and related disclosures for the period under audit. ठीक है, अब आप नेक्स्ट पेज पे बी पढ़ना है। B, assertion about account balances अकाउंट बैलेंस मतलब बैलेंस शीट के आइटम जी, and related disclosures at the period end balance sheet item. अच्छा प्यारे बच्चों, हुआ कुछ यूं कि जब आज से कुछ अरसा पहले हमारे पास 13 सेशन थी, तो हमारे पास पीएनडी सेपरेट था, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। आज एज वी स्पीक आइजा 315 में रिवीजन आया है। बच्चा सवाल करता है, सर ये बताएं जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ये किस आइजा में? आइजा 315 कहाँ है ये किस आइजा का पार्ट है? 315 का। 315 रिवाइज हुई है। तो अब ये जो 4 असर्शंस हैं पीएनडी की, वो इन्हीं में कहीं समा गई हैं, और जो 13 थी वो कंबाइंड होकर क्या बन गई हैं? 12। ठीक है जी। अब जरा आप पीएनएल की हेडिंग्स पढ़ें और बैलेंस शीट की हेडिंग्स पढ़ें एंड विल मूव फॉरवर्ड जी। Occurrence, completeness, accuracy. दोबारा पढ़ें, जोर से पढ़ें, ठहर के पढ़ें। हेडिंग्स की से बात हो रही जी। अकरेंस कहो, पूरी क्लास अकरेंस। आगे कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। ठीक है जी। मादरत, मामला चल रहा है कुछ। बैलेंस शीट में आया जरा। बैलेंस शीट assertion, existence, rights and obligation, completeness, accuracy, valuation and classification, accuracy दोबारा पढ़ो। accuracy, valuation and allocation, next classification, presentation। ठीक है जी। ये 12 हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए। एक बार खुद से दोबारा पढ़ें जल्दी से। पीएनएल की 6, बैलेंस शीट कीजिए। हजरात हम कवर कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन, जिसके बाद वी स्टार्ट सब्सटैंटिव प्रोसीजर। इन अ फ्यू मिनट्स टाइम आई विल बी गाइडिंग ऑल ऑफ यू कि इन असर्शंस के बाद सब्सटैंटिव पर सवाल कैसे बनेगा और असर्शन पर सवाल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे बन सकता है। विल बी कवरिंग दिस शॉर्टली आफ्टर 5 मिनट्स। हेडिंग्स पढ़ी हमने, एक बार दोबारा पढ़ लें। पीएनएल अकरेंस, completeness, accuracy, cut off, classification, presentation, balance sheet, existence, rights and obligation, completeness, accuracy, valuation and allocation। फिर आ रहा है classification और फिर आ रहा है presentation। ठीक है जी। अब मैं इनको एक एक करके समझाता हूं। हजरत यहां तक हमने असर्शन का बेसिक लेक्चर कवर किया है। विल मूव फॉरवर्ड नाउ, और अब मैं आपको बताऊंगा कि इनका मतलब क्या है और इन पे एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा। ठीक है जी। फिर समझाने के बाद इसका एक ड्रामाई मंजर पेश करूंगा कि असर्शंस प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे होते हैं, जब क्लाइंट हमें अकाउंट्स दे रहा होता है उसका क्या मतलब होता है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, पहले एक बेसिक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये रही पीएनएल के आइटम्स और ये रही हमारे पास बैलेंस शीट के आइटम्स। पीएनएल के आइटम्स और बैलेंस शीट के आइटम्स। ठीक है जी। अब जरा और से देखिएगा, पीएनएल में आ रहा है सेल्स, क्या आ रहा है? और आ रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के क्या, आवाज नहीं आ रही जी, क्या लिखा बोर्ड पे? सेल्स और मैं बैलेंस शीट में लिखता हूं फिक्स्ड एसेट्स, क्या लिखा? और मैं लिखता हूं डेटर्स, क्या लिखा? और मैंने लिखा कैश एंड बैंक, क्या लिखा? बस इन तीनों की बेस के ऊपर आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझना है अगले 15 मिनट के अंदर। क्या डील मंजूर है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। कहें सेल्स 365 दिन 12 महीने, क्या ये सेल्स? अच्छा, सिर्फ मैं क्लेरिफाई कर दूं कि हम ये जो पूरी गुफ्तगू कर रहे हैं, जो हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, इसमें हमारी असम्पशन ये है कि जो हमारा क्लाइंट है वो सिमिस पाकिस्तान है, और हम कौन है जी? ऑब्वियसली ब्रांडेड फर्म आर्नस्ट एंड यंग EY। ठीक है जी। हम ऑडिट किसका कर रहे हैं?
हमारा क्लाइंट कौन है? हम कौन है? ठीक है, तो ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूं सेल्स और परचेज की, P&L की, बैलेंस शीट की, ये किसके पर्सपेक्टिव से हो रही है? सीमेंस पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हो रही है। लेट्स स्टार्ट अगेन। कहो 12 महीने 365 दिन ये सेल्स वाकई में अकर हुई 12 महीने में। जितनी सेल्स है 365 दिनों में, 365 days in a year, whatever transaction took place, all sales and purchases in all expenses have been completely recorded। ये सेल परचेज, ये एक्सपेंसेस वाकई में अकर हुए, कंप्लीटली रिकॉर्ड हुए। सेल 100 रुपए की थी, 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, 10 रुपए डिस्काउंट में किया, 90 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ। बुक्स के अंदर सेल 100 नहीं है, 90 रुपए की है। बिल्कुल सही एक्यूरेटली 90 से रिकॉर्ड हुआ। जब हम P&L के आइटम्स को, सेल परचेज को, एक्सपेंसेस को सही अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, वो कहलाता है एक्यूरेसी। वो कहलाता है एक्यूरेसी। जो सेल्स 2020 में की वो 2020 में रिकॉर्ड हुई, और जो सेल जनवरी 1 2021 में की, अगले साल की जनवरी के पहले महीने के पहले दिन की, वो 21 में गई। और जो सेल दिसंबर 31 2020 में की वो 2020 में रिकॉर्ड हुई। इसका मतलब है ऑल सेल्स, ऑल परचेजेस, all expenses have been correctly recorded in the correct accounting period। इसका मतलब है कट ऑफ बिल्कुल सही है, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ। जो सेल्स जिस हेड में जाएगी वो वहीं रिकॉर्ड हुई है। सैलरी एक्सपेंस सैलरी में गया, रेंट एक्सपेंस रेंट में गया। ऑल एक्सपेंसेस हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड and classified as per their respective journal ledger। Salary expense pertains to GL number this, it has been recorded over there। Rent expense pertains to, should be recorded in GL code this। जो जिसको GL में जाना था, जिसको जिस GL में जाना था वो उसी GL में रिकॉर्ड हो गया। इसका मतलब है तमाम एक्सपेंसेस और तमाम चीजें सही जर्नल लेजर में क्लासिफाई हुई। तो एक और वर्ड क्या सीखा हमने? क्लासिफिकेशन। आई होप आप बात सीख रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, P&L जिस तरह बताना चाहिए, बनाना चाहिए, जहां सेल्स प्रेजेंट होनी चाहिए, जहां एक्सपेंसेस आने चाहिए, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो वहां रिकॉर्ड हुए हैं, जो एडमिन एक्सपेंस है वो वहां रिकॉर्ड हुए हैं। नोट्स टू दी अकाउंट्स में जिस चीज को जहां एज पर रेलेवेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जहां डिस्क्लोज होना था, सही तरह से एज पर रेलेवेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिस्क्लोज किया। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में दोनों बातें आ गई कि जिस तरह P&L को प्रेजेंट करना था बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट किया, और जो उस मुल्क के लोकल लॉज हैं और जो उस मुल्क में IFRS है, जो उस मुल्क का एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, उसके मुताबिक हमने चीजों को डिस्क्लोज भी कर दिया। ये इसका आखिरी पॉइंट आ गया, प्रेजेंटेशन। हजरत हम कवर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असर्शंस, एंड फ्रॉम हियर वी मूव टुवर्ड्स सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। कहीं बैलेंस शीट के आइटम्स, एग्जिस्टेंस। अगर आप पूरे कैंपस पे केएनएस की निगाह डालेंगे तो आपको बहुत सारे एसेट नजर आएंगे। इस क्लास में देख लें, आपको मल्टीपल एसेट नजर आ रहे हैं। चेयर्स एक एसेट है, ये लैपटॉप है, ये मल्टीमीडिया है, ये कैमरा है, ये एयर कंडीशन है, ये टेबल है, ये व्हाइट बोर्ड है। क्या ये दिख रहे हैं? क्या ये दिख रहे हैं? क्या ये मौजूद हैं? इसका मतलब है क्या ये एसेट फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं? तुम जाकर देखोगे, तुम एसेट को गिनोगे, जो तुम करोगे वो प्रोसीजर है जो वेरीफाई हो रहा है, वो है उनकी एग्जिस्टेंस। जब हम एज एन ऑडिटर, whenever we are performing a procedure, basically we are verifying the relevant financial statement assertion, which means whenever we are verifying an assertion
जो हम कर रहे हैं वो प्रोसीजर है, जो कर रहे हैं वो प्रोसीजर है, जो वेरीफाई हो रहा है वो असर्शन है, जो वेरीफाई हो रहा है वो असर्शन है, जो कर रहे हैं वो प्रोसीजर है। जिसके पास है पर्दा, दो मेथड है, टीओसी सब्सटेंटिव, जो मिला वो एविडेंस व्हिच शुड बी सफिशिएंट एंड टू enable the auditor to express an independent audit, जिसमें हम कहते हैं अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन, एब्सोल्यूट, रीजनेबल, मॉडरेट। एब्सोल्यूट दे नहीं सकते, रीजनेबल अंदाजे बयां पॉजिटिव और मॉडरेट का अंदाजे बयां नेगेटिव। तीन टाइप्स, दो लेवल्स, रीजनेबल, पॉजिटिव, मॉडरेट, नेगेटिव। हजरात फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन से चले थे और चक्कर मारते हुए रिवीजन करके हम खैर आफियत से वापस आ गए। ठीक है जी, कैसा लगा रिवीजन भाई? ठीक है जी। जिस तरह मैंने पीने समझाया, अब मैं समझा रहा हूं बैलेंस शीट। ठीक है जी, तीन आइटम पढ़ते जी। क्या लिखा हुआ बोर्ड पर? शाबाश जी। क्या लिखा हुआ जी? शाहरुख पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ शाहरुख? बहुत शानदार पढ़ा, बहुत शानदार पढ़ा, बहुत शानदार, वाह 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 वाह। ठीक है जी। ऋषि कपूर आप पढ़े बेटा, क्या लिखा हुआ? फिक्स एसेट्स, डेटर्स। ठीक है जी। ये एसेट वाकई में मौजूद है, कैश इन हैंड वाकई में, कैश एट बैंक वाकई में, जो डेटर्स दिखा रहे हो जिनसे तुमने पैसा लेना है वो वाकई में जिंदा है। ट्रेड पेबल्स, ये तेरी पेमेंट्स हैं, ये वो वेंडर्स हैं जिनको आपने पे करना है, वो वाकई में जिंदा है, एग्जिस्ट करते हैं। तमाम फिक्स एसेट्स, तमाम डेटर्स, तमाम कैश इन हैंड, तमाम कैश एट बैंक जो था सब का सब कंप्लीटली रिकॉर्ड किया। तमाम के तमाम एसेट्स कंप्लीटली रिकॉर्ड किए। जो एसेट्स हैं, जो एसेट्स हैं, या तो वो राइट टू यूज है, राइट टू रिसीव है, इन्वेंट्री राइट टू यूज, फिक्स एसेट्स राइट टू यूज, कैश इन हैंड राइट टू यूज, रिसीवल्स राइट टू, ट्रेड पेबल्स ऑब्लिगेशन टू पे। चेक करें बैलेंस शीट के सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? राइट्स एंड, क्या पढ़ रहे हो? क्या टॉपिक चल रहा है? असर्शन। पीएनएल पढ़ा रहा हूं, बैलेंस शीट पढ़ा रहा हूं। बैलेंस शीट में पहला क्या डिस्कस किया, दूसरा क्या है, राइट किस केस में होगा? एसिड के केस में होगा। और ऑब्लिगेशन, लॉन्ग टर्म लोन, ऑब्लिगेशन, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, रनिंग फाइनेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स। क्या बात, परफेक्ट, शाबाश। समझ आ रहा है? मैं आपसे बुलवा रहा हूं ताकि बोलते बोलते भाई याद हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है जी। कंप्लीटनेस हो गया कवर। एक्यूरेसी पूरा पढ़ो। Accuracy, valuation, माइक पे पढ़ो जोर से। accuracy, valuation and allocation. ठीक है। किसी भी लम्हे ना हमारा टेम्परामेंट और हमारा टेम्पो और हमारा जो एनर्जी लेवल है वो कम नहीं हो सकता आज। ठीक है जी, होल्ड प्लीज होल्ड। आखिरी पॉइंट आपने पढ़ा, एक्यूरेसी, valuation and allocation. जरा सुन ले जी। डेटर्स कितना अमाउंट है? 100. ठीक है, इस तरफ दिख रहा है, इस तरफ नहीं दिख रहा जी। यहाँ क्या दिख रहा है जी? ठीक है जी। खवातीन से बताएं क्या लिखा हुआ है? सो क्यूट। ठीक है जी। अच्छा, अब आ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है जी। कितना लिया जी? 20। कितना बचा जी? 80. अच्छा, पूरी क्लास रिपीट करें। हमने डेटर्स को सही सही एक्यूरेटली 80 पर रिकॉर्ड किया और हमने प्रोविजन की जो एडजस्टमेंट है, जो प्रोविजन की एडजस्टमेंट है, या जो एलोकेशन है वो बिल्कुल ठीक की है। डेटर्स कितने पे रिकॉर्ड करते हो बैलेंस शीट में? 100 पे भी, 80 पे? 80 के अंदर एक्यूरेसी भी आ गया। ये 80 बिल्कुल ठीक अमाउंट है। 80 इज द करेक्ट अमाउंट। जवाब दुरुस्त है, ये एक्यूरेसी हो गई। और ये जो आपने 20 रुपए का प्रोविजन आपने डिडक्ट किया है, ये कहलाता है वैल्यूएशन एंड एलोकेशन एडजस्टमेंट। ये कहलाता है वैल्यूएशन एंड एलोकेशन एडजस्टमेंट। आपने दिखाया क्लोजिंग स्टॉक, फिर आपने कहा लेस प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक, और आप उसको दिखा रहे हैं लेट से 800 के ऊपर, जबकि कॉस्ट उसकी 1000 थी। 1000 माइनस 200 कितना बचा?
800 पर बिल्कुल ठीक, सही सही, एक्यूरेटली दिखा रहे हैं। 200 रुपए की क्या हुई है? या तो आप सुन नहीं रहे या बोलना नहीं चाह रहे हैं, कोई एक बात तो है। मैंने ये कायदा देखें प्लीज, आप फोकस कर रहे हैं ना? आर यू प्रेजेंट मेंटली? 1000 रुपीज क्या है? डेटर्स। अब से 1 मिनट पहले इन्वेंट्री की बात शुरू हो गई थी, ठीक है? 12, कोई ऐसी बात नहीं है। इन्वेंट्री कितने की है? प्रोविजन कितने का बनाया? ये कौन सा प्रोविजन है? प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक। कितने पर इन्वेंट्री रिकॉर्ड की? ये क्या है? कहो एक्यूरेसी। हमने इन्वेंट्री को 800 रुपए के ऊपर बिल्कुल सही सही एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया। और जो ये 200 रुपए है, ये है एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब इस तरह नहीं करेंगे हम, ठीक है? हम पढ़ रहे हैं बैलेंस शीट की असर्शंस। हमने कवर किया, रिपीट करें, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। क्या जिस तरह पीएनएल में क्लासिफिकेशन थी, क्या वैसे ही क्लासिफिकेशन बैलेंस शीट की भी होगी? यस। अगर मैं सिंपल इसकी एग्जांपल दे दूं, ये रही हमारी बैलेंस शीट, ये रहे करंट एसेट्स और ये रहे करंट लायबिलिटी और ये रही। इसका मतलब है, क्लासिफिकेशन का मतलब ये है, हम दिखा रहे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो ये एक लाइन आइटम है। फिर हम दिखा रहे हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स, फिर हम दिखा रहे हैं शॉर्ट टर्म डेटर्स। लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म डेटर्स लॉन्ग टर्म में भी आगे, ये नहीं हो सकता, ये रॉन्ग क्लासिफिकेशन है। फिक्स एसेट यहां नहीं, यहां आएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहां नहीं, यहां आएंगे। लॉन्ग टर्म डेटर्स यहां नहीं, यहां आएंगे। ये क्या है? क्लासिफिकेशन। किस आइटम को कहां दिखा रहे हैं, कहां क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है जी? लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ, एक उसका करंट पोर्शन है और एक उसका लॉन्ग टर्म पोर्शन है। अगर आपने इसमें भंड मार दिया, अगर आपने यहां मिसस्टेटमेंट कर दी है, तो फिर ये क्लासिफिकेशन का इशू है। और वंस अगेन, जिस तरह पीएनएल के अंदर वी हैड प्रेजेंटेशन, सिमिलरली वी हैव प्रेजेंटेशन फॉर बैलेंस शीट आइटम ऑन द फेस। अगले लेक्चर के अंदर मैं आप तमाम बच्चों को एक मल्टीनेशनल कंपनी की जो पीएनएल और बैलेंस शीट है, उसका एक्सट्रैक्ट मैं क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन लाइव बताऊंगा कि ये प्रेजेंटेशन क्या है और ये डिस्क्लोजर क्या है। केएफ के बच्चों को, रेफेड के बच्चों को पता होना चाहिए कि अकाउंट्स के अंदर प्रेजेंटेशन कहां है, किस तरह डिस्क्लोजर दिया जाता है, और नोट्स टू दी अकाउंट्स से हमारा क्या मतलब है, ये कैसे बनते हैं, इस पर मैं थोड़ी बहुत बात कर लूंगा। पीएनएल का फेस, बैलेंस शीट का फेस, पीएनएल का फेस, बैलेंस शीट का फेस, किसको कहां बताना है, किसको कहां प्रेजेंट करना है। मिसाल दे रहा हूं मैं, पीएनएल के फेस पर आ रहा है सेल्स, लिखा हुआ है आगे नोट नंबर 16। अब जिसको मजीद तफसील चाहिए, जिसको इसका ब्रेकअप देखना है, वो नोट्स टू दी अकाउंट्स में जाए और नोट नंबर 16 देखेगा, तो उसको सेल्स का ब्रेकअप मिल जाएगा कि ये लोकल सेल्स है, ये एक्सपोर्ट सेल्स है, ये सेल टैक्स है, ये डिस्काउंट है और ये नेट सेल्स है। ये ऑन द फेस आप नहीं दिखा रहे, ये आप कहां दिखा रहे हैं? इसको आप दिखा रहे हैं नोट्स टू दी अकाउंट्स, जिसको हम कहते हैं डिस्क्लोजर। क्या बोलते हैं? कहें असर्शंस, 12 असर्शंस। पीएनएल की 6, बैलेंस शीट की 6। ठीक है हजरात, ये एग्जांपल्स समझने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब मैं आपको असर्शन अपने हैंडआउट से कवर करा रहा हूं। इस कंटेंट को आपको किसी और किताब से, कोई और नोट से प्लीज रेफर करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत काफी है। रिपीट करें, असर्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। जब एक ऑडिटर टीओसी के जरिए, सब्सटेंटिव के जरिए कर रहा होता है, ही इज वेरीफाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। इसका मतलब है जब हम कोई प्रोसीजर कर रहे होते हैं, तो बेसिकली उस प्रोसीजर के जरिए वी आर वेरीफाइंग व्हाट? असर्शन। और जब मैं तुमसे को हम असर्शन वेरीफाई कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे होंगे? चाहे किसके जरिए या किसके जरिए या दोनों के जरिए, जो मिलेगा वो एज पर आइजा। ठीक है, बुकलेट का पेज नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं असर्शन। अच्छा, बहुत सारी किताबों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को मैनेजमेंट असर्शन भी कहा जाता है। वजह इसकी मैं लॉजिक दूंगा कि इसको मैनेजमेंट असर्शन क्यों कहा जाता है। एक चीज और कहें, assertion. The word assertion has been derived from the word assert.
कहो कहना, कहना, असर्ट का मतलब assert का मतलब कहना, कहना, बयान करना, बयान करना, इकरार करना, इकरार करना, बोल देना, बोल देना, कह देना, देना, एतराफ कर लेना, आप करना। मुख्तलिफ मायने हैं इसके। टुडे सर साजिद असर्टेड इन द क्लास के आने वाले अटेम्प्ट के अंदर टीओसी की फला साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी ने डाल दिया सोशल मीडिया के ऊपर, वायरल चला हुआ आजकल। टुडे सर साजिद असर्टेड इन द क्लास कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर साजिद ने कहा कि आने वाले अटेम्प्ट में जो आईकेएफ का ऑडिट का पासिंग रेशियो है वो बड़ा जबरदस्त होगा। फिर किसी ने डाल दिया ग्रुप के ऊपर, टुडे सर साजिद असर्टेड इन द क्लास। असर्ट कहना, इकरार करना, बयान करना, बोल देना, एतराफ कर लेना, ठीक है। ये इसके मुख्तलिफ मायने अब पढ़ते हैं जी। स्टार्ट। PNL assertions. Number 1. Occurrence. आप स्टार्ट करें ऊपर हेडिंग से, बिल्कुल स्टार्ट से जी। Financial statement assertions. Total of 12 assertions. Assertions are used by the auditor in considering the different types of potential misstatements that may occur or may fall into the following categories. Number 8. Assertions about classes of transactions, events, and related disclosures for the period under audit P&L items. Number 1. Occurrence. Transactions and events that have been recorded or disclosed have occurred, and such transactions and events pertain to the entity. For example, sales and purchases during the year have occurred, and that the transaction actually took place during the year. Expenses that are recorded also occurred during the year. क्या अकरेंस? Occurrence. मैं हमेशा इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को ना बहुत ही आसान अंग्रेजी के जुमलों को मैं आसानी से उर्दू और हिंदी में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या अकरेंस? क्या ये सेल? क्या ये परचेज? क्या ये एक्सपेंसेस? अकर हुए। हजरात ये मैंने हिंदी का वर्ड इसलिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया से भी होते हैं, तो जो बच्चे हमारे जो स्टूडेंट इंडिया से हैं उनके लिए मैं आसान कर दूंगा। ये उर्दू और हिंदी के बहुत सारे वर्ड जो सेम होते हैं, लिहाजा आप भी जब ये लेक्चर ले रहे हैं तो बेसिकली आप ये लेक्चर उर्दू/हिंदी में सुन रहे हैं, ठीक है जी। कहें अकरेंस, क्या ये सेल? क्या ये परचेज? अकर हुई। इसका मतलब है हम ये चेक कर रहे हैं कि जो आप सेल बता रहे हैं, जो आप परचेज बता रहे हैं, जो आप एक्सपेंसेस बता रहे हैं, क्या वाकई में डिड दोस ट्रांजैक्शंस डैश प्लेस टुक प्लेस? कहीं फेक तो नहीं है, बोगस तो नहीं है, कहीं गोस्ट ट्रांजैक्शन तो नहीं है। पसे पर्दा फ्रॉड का रिस्क चल रहा है ना, टू बी कवर्ड इन आइजर 240, ठीक है। बाहर आगे चलें। Number 2. Completeness. All transactions and events that should have been recorded, and all related disclosures that should have been included in the financial statement have actually been included. ठीक है। Example: expenses have been recorded completely, and all sales that occurred during the year have been recorded in the financial statement. Have been recorded completely in the financial statements, टाइप हो रहा है। Have been recorded completely in the financial। क्या समझते हैं कंप्लीटनेस से? सेल्स पूरे साल में हुई 1000, कितनी हुई? आप रिकॉर्ड कर रहे हैं 900, क्या मसला है? इसका मतलब है आपने सेल्स की ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड, तो कंप्लीटनेस का मतलब है जितनी ट्रांजैक्शन हुई कि तमाम के तमाम रिकॉर्ड हुई, जितने आपने एक्सपेंसेस किए कि तमाम के तमाम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कंप्लीटली रिकॉर्ड हुए, ये मतलब। आगे चलें। Number 3. Accuracy. Amounts relating to recorded transaction and events have been recorded appropriately. एक्यूरेसी का मतलब है किस अमाउंट पे रिकॉर्ड किया है। जिस खर्चे को 100 रुपए रिकॉर्ड करना था, जिस खर्चे को 100 रुपए पर रिकॉर्ड करना था, क्या वो वाकई में 100 रुपए पर रिकॉर्ड हुआ? अगर तो हाँ, तो क्या मतलब हुआ? एक्सपेंसेस हैव बीन रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। डेप्रिसिएशन को 100 रुपए से रिकॉर्ड होना था, 100 रुपए से ही हुआ, क्या मतलब हुआ? Accurately recorded. एमोर्टाइजेशन को रिकॉर्ड होना था 200 रुपए से, आपने रिकॉर्ड कर दिया 250 रुपए से, क्या मतलब है? इसका मतलब है आपने एक्सपेंसेस को या सेल परचेस को आपने एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं किया. तो एक्यूरेसी का मतलब है अमाउंट जिस पर आपने रिकॉर्ड किया है क्या वो सही अमाउंट है. आगे चलें. Example: जी. Sales, purchases, and expenses have been recorded at the accurate amounts, and debtors and creditors have been accurately recorded in the balance sheet. ठीक है जी. Number 4. Cut off. कहें कट ऑफ. Cut off. कट ऑफ का मतलब है Cut off का मतलब all transactions should be recorded in the correct accounting period. 2020 के expenses should be recorded in 2020 and expenses and transaction that pertains to 2021 should only be recorded in 2021 and not 2020. जब हमने ऑडिट रिस्क पढ़ा था हजरात, मैं पिछले टॉपिक से इसको कनेक्ट कर रहा हूं. जिन बच्चों को ये याद आ रहा है या उनको जहन में लग रहा है सर ये वर्ड हमने पहले भी सुना है कट ऑफ का, जी हाँ,
तो आपने कट ऑफ का वर्ड, एक्यूरेसी का वर्ड, कंप्लीटनेस का वर्ड, एग्जिस्टेंस का वर्ड, वैल्यूएशन का वर्ड आपने मुझसे सुना था, हमने म्यूचुअली देखा था जब हम ऑडिट रिस्क का प्रैक्टिकल पार्ट के F8 के पास पेपर्स कर रहे थे। सवाल में लिखा हुआ है कि सेल्स वालों को आप देते हैं इंसेंटिव बेस्ड बोनस, उनको आप देते हैं कमीशन, लिहाजा ये रिस्क है कि दे हैव, जुमला पूरा करें, they have made an error in sales cutoff, या there is an issue of sales cutoff because of which there is a risk कि current year sales have been overstated। इसका मतलब है आपने अगले साल की सेल को भी इस साल में दिखा के आपने कट ऑफ में मिस्टेक करके करंट ईयर की सेल्स क्या कर दिया आपने, ताकि आपका पर्सनल बोनस और कमीशन क्या हो जाए। तो इस तरह के वर्ड्स आपने ऑडिट रिस्क के प्रैक्टिकल पार्ट में F8 के पास पेपर अटेम्प्ट करते हुए देखे थे। इसीलिए जब मैंने ऑडिट रिस्क प्रैक्टिकल पार्ट शुरू कराया था तो मैंने बताया था कि अभी इसकी दो चीजें बाकी हैं जिनके बाद परफेक्शन आएगी। एक सब्सटेंटिव, क्योंकि सब्सटेंटिव के बाद आप सीख जाएंगे ऑडिटर्स रिस्पॉन्स, और एक जब आप कवर कर लेंगे असर्शन, तो जिसके बाद जब आप रिस्क का इंपैक्ट आइडेंटिफाई तो आप कर ही लेंगे। जब आप इंपैक्ट ड्राफ्ट करेंगे तो बहुत मर्तबा इंपैक्ट की ड्राफ्टिंग करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन के वर्ड्स आ रहे होते हैं, लाइक एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, एक्यूरेसी, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है जी, बात समझ आई? ये जो लिंकिंग मैंने की अभी, ये समझ आई आपको? ठीक है जी, आगे चलें। Cut off. Transactions and events have been recorded in the correct accounting period. For example, sales and purchases have been recorded in the correct accounting period and expenses pertain to the current year. Number 5. Classification. Transactions and events have been recorded in the proper accounts. Example, expenses have been classified in the correct general ledger and there is no misclassification. Depreciation and rent expense have been correctly classified in the correct GL. ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट प्रेजेंटेशन जी। Transactions and events are appropriately aggregated or disaggregated. जिसको जहां क्लब करना था वहां क्लब कर दिया, जिसको क्लब नहीं करना था अलग अलग दिखाना था। फॉर एग्जांपल हम दिखाते कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। क्या कहा मैंने? क्या सुना तुमने? कहो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अब हम इसको सिंगल लाइन आइटम दिखाते हैं, हम इसको डिसएग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, इसको हम एग्रीगेट कर रहे हैं, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। फिर हम दिखा रहे हैं स्टोर स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, ये भी करंट एसेट का पार्ट है। फिर हम कह रहे हैं शॉर्ट टर्म डेटर्स एंड लॉन्ग टर्म, ये एग्रीगेट नहीं हो सकता, इसको करना पड़ेगा डिसएग्रीगेट। शॉर्ट टर्म यहां जाएगा और लॉन्ग टर्म दोबारा पढ़ लो। Presentation. Transactions and events are appropriately aggregated or disaggregated and clearly described and related disclosures are as per the applicable financial reporting framework. क्या हम पाकिस्तान में बैठे हुए हजरात, स्टूडेंट जो अब्रॉड बैठे हुए हैं, हम इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए, हमारा अपना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। वी फॉलो IFRS। सो इफ आई आस्क ऑल ऑफ यू, बहुत सारे बच्चे जो है वो श्रीलंका के होंगे, इंडिया के होंगे, बांग्लादेश के होंगे, अगर आपके मुल्क के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं तो वो, और अगर वहां वो एप्लीकेबल हैं तो वो उस मुल्क का क्या होगा? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। चूंकि पाकिस्तान में हमारा अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वी फॉलो IFRS, तो हमारा पाकिस्तान में एप्लीकेबल फ्रेमवर्क क्या है? IFRS, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हर ट्रीटमेंट को एज पर IFRS इस फ्रेम में जाकर देखेंगे, ना फ्रेम के लेफ्ट, ना फ्रेम के लेफ्ट और ना फ्रेम के, जो ट्रीटमेंट आएगा 16 बता रहा है वो ही करेंगे। प्रोविजन, जो ट्रीटमेंट आएगा 37 बता रहा है वो करेंगे, जो ट्रीटमेंट एडजस्टिंग आएगा 10 बता रहा है वो करेंगे। फ्रेमवर्क में रहते हुए उसको हम अपने अकाउंट्स पर अप्लाई करते हैं। बहुत मर्तबा बच्चे बोल रहे हैं IFRS, बट उसकी कभी गहराई में नहीं गए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं, उनका जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, उनके जो बनाने का अकाउंट बनाने का तरीकेकार है, वो क्या होगा? दैट वुड बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड दैट व्हाट्स मेक इट द अकाउंट्स कंपेरेबल। दैट्स व्हाट मेक द अकाउंट्स कंपेरेबल। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमने क्या कवर किया? अब आए बैलेंस शीट को बचाओ जी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, हेडिंग के साथ पढ़ें। Assertion about account balances and related disclosures at the period end. Balance sheet items. Number 1. Existence. Assets, liabilities and equity interest exist. Example, fixed assets and inventory exist in the company's warehouse and debtors exist at the balance sheet date.
Number 2, rights and obligations. The entity holds or controls the rights to assets and liabilities are the obligation of the entity. एसेट्स हमारे क्या है? Rights. एसेट्स हमारे क्या है? डेटर्स राइट टू यूज है, राइट टू रिसीव है. कैश इन हैंड और कैश एट बैंक और इन्वेंटरी राइट टू रिसीव है, राइट टू यूज है. लायबिलिटीज हमारा क्या है? Right to pay. ऑब्लिगेशन टू पे है. दोबारा पढ़ो जी. Rights and obligations. The entity holds or controls the rights to assets and liabilities are the obligations of the entity. Example, company has the right to use cash, right to use fixed assets. The company has the right to receive amounts from debtors and trade payables. And loans are its obligations to pay. ठीक है जी. Number 3. ये एग्जाम्पल इसीलिए साथ साथ मैंने दी हुई है ताकि आपको एग्जाम्पल अलग से नोट करने की जरूरत ना पड़े. मैंने एग्जाम्पल दे दी, उसके बावजूद भी अगर आप अपनी नोटिंग करना चाहते हैं तो आप, जब मैं अभी आपको 2 मिनट का ब्रेक दूंगा तो आप अपनी नोटिंग कर लीजिएगा. आगे चलें. Completeness. All assets, liabilities, and equity interest that should have been recorded, and all the related disclosures that should have been included in the financial statement have been included. प्रेजेंटेशन का पॉइंट अलग से भी दिया हुआ है और रिस्पेक्टिव हेड्स में भी उसका जिक्र कर रहा है वो. ठीक है, आगे चलें. Example, all assets and liabilities have been completely recorded in the financial statement. जी. Number 4, accuracy, valuation and allocation. खाली एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड. एग्जाम में आप लिख के आ गए बैलेंस शीट की केस में एक्यूरेसी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि पीएनएल में एक्यूरेसी, बैलेंस शीट में क्या है? एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन. जी आगे चलें. Assets, liabilities and equity interest have been included in the financial statements at appropriate amounts and any resulting valuation or allocation adjustment has been appropriately recorded and related disclosures have been appropriately measured and described. For example, debtors and creditors are recorded at accurate closing amounts and valuation or allocation of any provisions or other adjustments are also correctly and accurately recorded at the balance sheet date. Classification. जी. Assets, liabilities and equity interests have been recorded in the proper account. ठीक है जी. Example, all जिसको जिस हेड में जाना था वहीं दिखा रहे हैं. फिक्स एसेट्स को फिक्स एसेट के अंदर भी ब्रेकअप आ रहा है. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, व्हीकल्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर फिक्सचर है, आईटी इक्विपमेंट है. जो जिस जीएल में, याद है ये बात कहाँ हुई थी? जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ रहे थे तो वहां मैंने बताया था चार्ट ऑफ अकाउंट्स. जो जिस हेड में जाएगा, जो जिस जीएल का होगा, जो जिस जीएल को बिलोंग करेगा वो उसी जीएल में जाएगा. ये क्या कर रहे हैं? अगर कोई जीएल ही नहीं होगा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स ही नहीं होंगे या प्रॉपर चार्ट ऑफ अकाउंट्स नहीं होंगे तो फिर चीजें क्या हो जाएंगी? मिसक्लासिफाई हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, कैफ 8 के एडमिशन हमारे कैफ 8 के जीएल में जाएंगे, कैफ 7 के एडमिशन कैफ 7 के जीएल में जाएंगे, कैफ 6 के एडमिशन कैफ 6 के जीएल में जाएंगे. मैं इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकता वरना क्या होगा? बॉटम लाइन तो मैच कर जाएगा बट द नंबर्स वुड बी wrongly presented. क्योंकि क्या मसला हो गया? क्लासिफिकेशन. जी. Example, all assets and liabilities have been classified accordingly, that is, between current and non-current assets and between current and non-current liabilities. Presentation. देखिए दोनों में कॉमन बात है. ये पॉइंट पीएनएल का भी है और ये पॉइंट बैलेंस शीट का भी है. जी. Assets, liabilities and equity interests are appropriately aggregated or disaggregated and clearly described. And related disclosures are as per the requirements of the applicable financial reporting framework. हजरात ये हमने कवर किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट. रिपीट करते हैं. असर्शंस 12 असर्शंस, पीएनएल की 6, बैलेंस शीट की 6. अब अगर मैं आपको इसका अगर अमली डेमो दूं कि भाई एक्चुअल में क्या हो रहा है, हाउ थिंग्स वर्क, तो आप यूं समझें कि अगर मैं एग्जांपल दूं मुस्तफा की, ये सीमेंस के सीएफओ हैं और मैं ईवाई का पार्टनर हूं. हम ऑडिट करने गए हैं, आज तीसरा दिन है और ये मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं. ना तुम कुछ कहोगे ना मैं कुछ कहूंगा. ठीक है जी. और आंखों ही आंखों में हमारी डिस्कशन चल रही है. आप फोटोग्राफर हैं, आप तस्वीर खींचें, आप मुझे अकाउंट्स देंगे, हम दोनों वहां देखेंगे और ये हमारी लेगा फोटोग्राफ. जी वहां देखें प्लीज. जी जबरदस्त. आंखों ही आंखों में बात हो रही है. पूछो क्या बात हो रही है? ये भी चुप है और मैं भी, ना ये कुछ कह रहे हैं और ना, और आंखों ही आंखों में कन्वर्सेशन हो गई. अब वो कन्वर्सेशन क्या है? ये मुझे कह रहा है
ए पार्टनर, ए ऑडिट फर्म, हम तुम्हें जो ये अकाउंट्स दे रहे हैं तो हम ये इतराफ कर रहे हैं, हम ये असर्ट कर रहे हैं, ऑल दीज असर्शंस, ये 12 असर्शंस, P&L की 6, बैलेंस शीट की 6, ये असर्शंस अकाउंट्स में मौजूद हैं। जो एसेट बता रहे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो डेटर्स बता रहे हैं राइट टू रिसीव है, जो लायबिलिटीज हैं वो वाकई में हमारी ऑब्लिगेशन टू जो P&L में एक्सपेंसेस है, सेल्स है, परचेज है, वो वाकई में अकर हुई, कंप्लीटली रिकॉर्ड हुई, एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुई। ये मुंह से कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ ये कागज में ऐसे मुझे ट्रांसफर कर रहा है अकाउंट, मुझे हाथों में ऐसे अकाउंट दे रहा है, लेकिन ये एतराफ कर रहा है, ये एक्नॉलेज कर रहा है कि ये असर्शन इसके अंदर मौजूद, जिनको हम एज एन ऑडिट फर्म, एज एन ऑडिट टीम, ऑडिट पार्टनर जब ऑडिट करेंगे, तुम्हारी कही भी, तुम्हारी बताई हुई असर्शंस को हम अपने कायरों के जरिए वेरीफाई करेंगे, चाहे TOC के जरिए या सब्सटेंटिव के जरिए, टू इनेबल दी ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट appropriate audit evidence to enable the auditor to express an independent audit opinion on the financial। इसका मतलब है जब तुमने मुझे अकाउंट्स दिए तो तुमने भी कुछ ना कहा, मैंने भी कुछ ना कहा, और आंखों ही आंखों में ये इकरार हो गया कि ये असर्शन मौजूद हैं, जिनको हम अपने कायरों के जरिए वेरीफाई करके और ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि क्या अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर तो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं तो अनमॉडिफाइड, अगर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे तो हो जाएगा मॉडिफाइड, जिसमें 3 टाइप्स, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। हजरात, ये हमने कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन। क्या हमें इसको याद करना है, इस पे सवाल कैसे बनेगा, और इस पे क्या डायरेक्ट सवाल बन सकता है, क्या इस पे कोई इनडायरेक्ट सवाल बन सकता है, इसको आइजा 500 से लिंक करके सब्सटेंटिव पे सवाल कैसे बनेगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं छोटे से ब्रेक के बाद। इन जो कुछ हमने अब तक कवर किया असर्शन में, इसको आप रिवाइज करेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड।